गंगा नदी, जो भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी है, कानपुर जिले से होकर बहती है, जिसमें उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों की समृद्ध सुंदरता और भयंकरता दोनों ही समाहित है। नदी का चौड़ा पाट और तेज धारा इसके दोनों किनारों पर रहने वाले सैकड़ों मछुआरा परिवारों की आजीविका का स्रोत है। लेकिन यही उपजाऊ जलोढ़ धारा कभी कभी अपने आजीविका का स्रोत है, साथ अंधेरे रहस्य और मानव जीवन की अनकही त्रासदियों को भी बहा ले जाती है। जुलाई 2018 के अंत की एक शाम, रामफल, एक बूढ़ा मछुआरा, जिसने अपना पूरा जीवन नदी के इस हिस्से में बिताया था, दिन भर की थकान भरी मछली पकड़ने के बाद अपनी छोटी टिन की नाव से घर लौट रहा था। जब वह एक सुनसान रेतीले किनारे से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र पानी पर तैरती एक अजीब वस्तु पर पड़ी, जो जलकुंभी के एक झुंड में फंसी हुई थी। यह एक काले रंग का बड़ा औद्योगिक कचरे वाला प्लास्टिक का थैला था, जिसे सावधानी से बांधा गया था। शुरुआत में रामफल ने सोचा कि यह सिर्फ कचरे का एक थैला है, जिसे किसी ने नदी में फेंक दिया होगा, जो कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह अपनी नाव को पास ले गया, उसने देखा कि थैला असामान्य रूप से फूला हुआ था और उसके अंदर से एक हल्का गुलाबी तरल रिसकर नदी के पानी में मिल रहा था। जिज्ञासावश रामफल ने अपने बांस के चप्पू से थैले को अपनी ओर खींचा और उसे नाव पर उठा लिया। थैला काफी भारी था। रामफल ने अपने साथ रखे छोटे चाकू से थैले पर एक चीरा लगाया। एक हल्की सड़ी हुई गंध आई, जो न तो मछली जैसी थी और न ही कचरे जैसी। अंदर मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे। वाह, किसी ने इतनी बड़ी दावत के बाद इतना सारा सूअर का मांस फेंक दिया। कितनी बर्बादी है, रामफल ने मन ही मन सोचा। मांस अभी भी ताज़ा लग रहा था। उसने सोचा कि भले ही यह खाने लायक न हो, लेकिन वह इसे घर ले जाकर अच्छी तरह उबालकर अपने कुत्तों को एक शानदार दावत दे सकता है। यह सोचकर उसने थैले का मुंह फिर से बांधा और घर की ओर नाव खेने लगा। जब वह अपने घर के पास नदी घाट पर पहुंचा, तो उसने भारी थैला उठाया। चलते चलते उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। प्लास्टिक की एक परत के बावजूद इन मांस के टुकड़ों को पकड़ने का एहसास कुछ अजीब था। आंगन में पहुंचकर उसने धोने की तैयारी के लिए सारा मांस एक बड़े एल्यूमीनियम के टब में डाल दिया, और इसी क्षण एक ऐसी चीज ने उस बूढ़े मछुआरे को, जिसने अपना पूरा जीवन मछली, झींगा, सुअर और मुर्गियों के बीच बिताया था, स्तब्ध कर दिया। मांस के कुछ टुकड़ों पर अभी भी मोटी चर्बी की परत थी, लेकिन यह चर्बी सुअर की चर्बी की तरह सफेद नहीं, बल्कि हल्के पीले रंग की थी। और इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि एक बड़े चमड़े के टुकड़े पर एक टैटू साफ दिखाई दे रहा था। यह एक छोटी तितली का टैटू था, जिसमें नीले और लाल रंगों की बहुत ही बारीक कारीगरी थी। इंसानी त्वचा और एक टैटू। रामफल कांपते हुए कुछ कदम पीछे हटा। वह लगभग गिर ही पड़ा था। उसे समझ आ गया था कि जो कुछ उसने नदी से निकाला है, वह सूअर का मांस नहीं है, बल्कि एक इंसान के शरीर का हिस्सा है। अत्यधिक भयभीत होकर वह तुरंत अपने पड़ोसी के घर भागा और उनसे देवीपुर गांव की पुलिस चौकी को फोन करने के लिए कहा। नदी में मानव शरीर के अंग मिलने की खबर तुरंत रामपुर जिले की पुलिस और राज्य पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाई गई। मामले की असाधारण गंभीरता को देखते हुए, जिसमें हत्या और शव के टुकड़े टुकड़े करना शामिल था, तुरंत एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक SP अर्जुन सिंह को सौंपा गया। जिस स्थान पर रामफल को थैला मिला था, उसे सील कर दिया गया, लेकिन जांचकर्ताओं को पता था कि यह सिर्फ एक छोटा सा बिंदु था। बहुत संभव था कि हत्यारे ने कई और थैले नदी में फेंके हों। लगभग 10 किलोमीटर लंबी नदी के हिस्से में एक अभूतपूर्व खोज अभियान शुरू किया गया। बचाव दल और स्वयंसेवक मछुआरों की दर्जनों नावें जुटाई गईं। पेशेवर गोताखोरों को भी बुलाया गया, जो तेज धारा और गंदे पानी की कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। अगले 2 दिनों के दौरान उन्हें लगातार और भी काले प्लास्टिक के थैले मिले, जो या तो किनारे की झाड़ियों में फांसे हुए थे या नदी की तली में डूबे हुए थे। सभी थैलों को राज्य के फोरेंसिक विज्ञान केंद्र में ले जाया गया। यहां एक भयावह काम शुरू हुआ। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सुरक्षात्मक सूट पहनकर एक एक करके हर थैला खोला और शरीर के अंगों को दर्ज करके उन्हें फिर से जोड़ने का प्रयास किया। जब काम पूरा हुआ, तो वे एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचे। कुल 32 थैले मिले थे और अंदर के शरीर के अंग प्रारंभिक मिलान के बाद 2 अलग अलग पीड़ितों के थे, एक पुरुष और एक महिला। दोनों के शवों को बेहद क्रूरता से काटा गया था। मामला अब 2 लोगों की भीषण हत्या का बन चुका था। हत्यारा न केवल एक कातिल था, बल्कि एक बेहद विकृत मानसिकता वाला ठंडे खून का कसाई भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ था, ये 2 पीड़ित कौन थे? जांच दल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दोनों शव अधूरे थे।
हत्यारे ने जानबूझकर कोई सुराग नहीं छोड़ने की कोशिश की थी। पहचान का काम लगभग असंभव हो गया था। हमारा पहला काम इन पीड़ितों को उनका नाम वापस देना है, एसपी सिंह ने जांच दल की बैठक में कहा। जब हम जान जाएंगे कि वे कौन थे, तभी हम उनके संबंधों का पता लगा सकते हैं और फिर हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। एक आदेश जारी किया गया। राज्य और पड़ोसी राज्यों में सभी गुमशुदगी की रिपोर्टों की व्यापक समीक्षा की जाए। जासूसों को कई टीमों में बांटा गया और उन्होंने 2 अभागे लोगों की पहचान खोजने का एक मूक लेकिन महत्वपूर्ण काम शुरू किया। उनके पास कुछ ही सुराग थे। डीएनए प्रोफाइल का विश्लेषण किया जा रहा था और महिला पीड़ित की त्वचा पर बने तितली के टैटू की एक तस्वीर। लेकिन कई दिन बीत गए और गुमशुदगी की फाइलों की समीक्षा से कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। किसी भी परिवार ने एक पुरुष और महिला के रहस्यमय तरीके से गायब होने की सूचना नहीं दी थी। जांच एक बार फिर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध किया था। उसने ऐसे पीड़ितों को चुना था जिनके गायब होने की परवाह किसी को नहीं थी। 2 हफ्ते बीत गए। एसपी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जांच दल दिन रात काम कर रहा था। उन्होंने महिला पीड़ित के तितली वाले टैटू की जानकारी और तस्वीर सभी पड़ोसी जिलों की पुलिस को भेज दी थी और मीडिया में भी पीड़ितों की पहचान के लिए विज्ञापन दिए थे। लेकिन इन सभी प्रयासों का जवाब केवल खामोशी थी। जांच दल के कमरे में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सफेद बोर्ड पर शरीर के अंगों की तस्वीरें लगी थीं और बगल में टैटू की एकमात्र तस्वीर थी। ये मूक सबूत थे जो सबसे अनुभवी आपराधिक जांचकर्ताओं की प्रतिभा और अनुभव को चुनौती दे रहे थे। ठीक जब जांच एक मृत अंत पर पहुंचती दिख रही थी, तभी एक अप्रत्याशित सफलता मिली। किसी उच्च तकनीक वाले पुलिस उपाय से नहीं, बल्कि एक परिवार के दर्द और चिंता से। मामले के उजागर होने के बाद तीसरे सप्ताह की शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला और एक युवती, जिनके चेहरे चिंता से मुरझाए हुए थे, राज्य पुलिस मुख्यालय पहुंची। वे अपने बेटे और भाई के लापता होने की सूचना देने आई थीं। सूचना देने वाली महिला शांति देवी थीं, जो 35 वर्षीय राजमिस्त्री रोहन कुमार की मां थीं। शांति देवी ने रोते हुए बताया, मेरा बेटा लगभग 10 दिनों से घर नहीं लौटा है। रोहन राजमिस्त्री का काम करता है। कभी कभी वह कुछ दिनों के लिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है, उन्होंने बताया, लेकिन हर बार जाने पर वह मुझे फोन करता था। इस बार लगभग 10 दिन हो गए हैं और उसका फोन बंद है। मैंने उसके दोस्तों और ठेकेदार से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। एक मां का दिल कह रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी हुई है। शांति देवी का बयान तुरंत ही इस अनसुलझे मामले से जुड़ गया। एक वयस्क पुरुष उसी समय सीमा में लापता हुआ था जो पुरुष पीड़ित की अनुमानित मृत्यु के समय से मेल खाती थी। जांचकर्ताओं ने तुरंत शांति देवी को शव के साथ मिली चीजों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन वह कुछ भी पहचान नहीं पाई। अंतिम और सबसे सटीक उपाय सुझाया गया। जांचकर्ताओं ने स्थिति को विस्तार से समझाया और शांति देवी से डीएनए नमूना देने का अनुरोध किया ताकि पुरुष शरीर के टुकड़ों से उसका मिलान किया जा सके। यद्यपि वह इस भयानक सच्चाई का सामना करने के विचार से बेहद दुखी और भयभीत थीं, लेकिन अपने बेटे को खोजने की इच्छा में वह सहमत हो गईं। डीएनए नमूना तत्काल परीक्षण के लिए भेजा गया और केवल 2 दिनों के बाद परिणाम वापस आ गए। पुरुष कंकाल का डीएनए प्रोफाइल शांति देवी के डीएनए प्रोफाइल से पूरी तरह मेल खाता था, जिससे मां बेटे के खून के रिश्ते की पुष्टि हुई। पुरुष पीड़ित को आखिरकार एक नाम मिल गया, रोहन कुमार। एक पीड़ित की पहचान स्थापित होने के साथ जांच दल ने अपनी पूरी ताकत रोहन के जीवन और उसके संबंधों की छानबीन में लगा दी, इस उम्मीद में कि महिला पीड़ित की पहचान और क्रूर हत्यारे का चेहरा सामने आ जाएगा। रोहन कुमार के जीवन की गहन जांच की गई। वह एक सज्जन और मेहनती व्यक्ति था, जिसका कई साल पहले अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और वह अपनी बूढ़ी मां और बहन के साथ रह रहा था। उसका कोई दुश्मन नहीं था और न ही किसी से कोई कर्ज का विवाद था। लेकिन जब उच्च तकनीक विशेषज्ञों ने उसके पुराने मोबाइल फोन का विश्लेषण किया, तो एक रहस्य सामने आया। उसके कॉन्टैक्ट्स और व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री में एक महिला का नंबर था, जिसे उसने एक बहुत ही प्यारे नाम से सहेजा था, प्रिया तितली। वे अक्सर देर रात तक एक दूसरे से संपर्क करते थे, जिसमें प्यार भरे संदेश होते थे। प्रिया तितली, तितली का टैटू। यह संयोग नहीं हो सकता था। महिला पीड़ित लगभग निश्चित रूप से यही प्रिया नाम की महिला थी। फोन नंबर का पता लगाते हुए जांचकर्ताओं ने जल्दी ही उसकी मालिक की पहचान कर ली। वह 32 वर्षीय प्रिया शर्मा थी, जो उसी गांव देवीपुर में रहती थी। और एक और महत्वपूर्ण विवरण, प्रिया एक शादीशुदा महिला थी। उसका पति विक्रम सिंह था, जो एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर था और अक्सर घर से बाहर रहता था। दोनों पीड़ित, रोहन कुमार और प्रिया शर्मा, न केवल प्रेमिका थे, बल्कि वे पड़ोसी भी थे।
मामले की तस्वीर अब बहुत साफ हो गई थी। यह ईर्ष्या के कारण की गई हत्या थी। बहुत संभव था कि पति विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का पता चलने के बाद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों की हत्या कर दी और फिर अपराध को छिपाने के लिए शवों के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिए। अब सारा ध्यान विक्रम सिंह पर केंद्रित हो गया। लेकिन जब जासूस उसके घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि वह कुछ दिनों से दक्षिण भारत की एक माल ढुलाई यात्रा पर है और अभी तक वापस नहीं आया है। जांचकर्ताओं ने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया जहां विक्रम काम करता था। उन्होंने पुष्टि की कि विक्रम ने अपनी यात्रा उसी सुबह शुरू की थी जिस दिन दोनों पीड़ितों की हत्या होने का अनुमान था। इस विवरण ने विक्रम पर संदेह और बढ़ा दिया। कमांड रूम में सफेद बोर्ड पर 3 लोगों की तस्वीरें लगी थीं जो एक दुखद त्रिकोणीय प्रेम संबंध के जटिल तीरों से जुड़ी थीं। पीड़ित रोहन कुमार, पीड़ित प्रिया शर्मा और मुख्य संदिग्ध विक्रम सिंह। हमारे पास पीड़ित हैं, संदिग्ध है और मकसद है, एसपी सिंह ने कहा, लेकिन हमारे पास अभी भी सीधे सबूतों की कमी है। अब हमारा काम विक्रम के लौटने का इंतजार करना है। एक गिरफ्तारी और मनोवैज्ञानिक पूछताछ की योजना बहुत सावधानी से तैयार की जानी चाहिए। वह एक चालाक लोमड़ी है। वह आसानी से अपना अपराध कबूल नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह का लंबी दूरी का ट्रक दक्षिण की अपनी यात्रा से वापस लौटा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कानून का एक अदृश्य जाल बिछाया जा चुका है और वह सबसे बड़ी मछली थी जिसका जांच दल इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रक रामपुर जिले की सीमा में दाखिल हुआ, ट्रैफिक पुलिस और अपराध शाखा की एक टीम ने प्रशासनिक जांच के बहाने उसे रोक लिया। विक्रम सिंह को तुरंत पूछताछ के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय में आमंत्रित किया गया। जांच एजेंसी में विक्रम को उसकी पत्नी प्रिया शर्मा और पड़ोसी रोहन कुमार की मौत के बारे में बताया गया। जांचकर्ताओं ने उसकी प्रतिक्रिया का बहुत बारीकी से अवलोकन किया। वह स्तब्ध, हैरान दिखा और फिर जल्दी ही गुस्से में आ गया। किस कमीने ने यह किया? उसने मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया। एक पति की बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। शांत होने के बाद विक्रम ने एक दुखी और धोखा खाए पति की भूमिका निभाते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे उसने बड़ी चालाकी से गढ़ा था, एक आधी सच और आधी झूठी पटकथा जो उसे संदेह के घेरे से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। उसने स्वीकार किया कि उसे कुछ महीने पहले से अपनी पत्नी और पड़ोसी के बीच अवैध संबंधों का शक था। उसने बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात, जिस रात उसे काम पर जाना था, वह योजना से थोड़ा पहले चुपके से घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी और रोहन कुमार को अपने बेडरूम में एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं अपना आपा खो बैठा, विक्रम ने गहरी नफरत भरी आवाज में कबूल किया। एक आदमी को उसी के घर में धोखा दिया जाए, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। मैं और रोहन बुरी तरह से लड़े। विक्रम के अनुसार लड़ाई के बाद अत्यधिक शर्मिंदगी और गुस्से में उसकी पत्नी प्रिया अपने प्रेमी के साथ अपने कपड़े पैक करके उसी रात चली गई। उसने कहा कि वह ऐसी जगह जा रही है जहां मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगली सुबह बहुत निराश होकर, और क्योंकि मेरा शेड्यूल पहले से तय था, मैं सब कुछ छोड़कर अपने काम पर चला गया। विक्रम की कहानी बहुत तर्कसंगत लग रही थी। यह बताती थी कि दोनों पीड़ित एक ही समय में क्यों गायब हो गए। यह एक संभावित लड़ाई की व्याख्या करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उसे अपराध से इनकार करने के लिए एक समय का अंतर, एक खामी प्रदान की। हत्या होने से पहले वह जा चुका था, लेकिन अनुभवी जांचकर्ताओं ने विक्रम के बयान में कमजोरियों को पहचान लिया। एक पति, चाहे उसे कितना भी गहरा धोखा मिला हो, लगभग 1 महीने तक शांति से काम पर नहीं जा सकता, बिना अपनी पत्नी को खोजने या लापता होने और लड़ाई की सूचना देने का कोई प्रयास किए। विक्रम के घर पर हाथापाई होने की बात स्वीकार करने के साथ जांच दल के पास उसके पूरे घर की तत्काल तलाशी का वारंट प्राप्त करने के लिए एक ठोस कानूनी आधार था। उस दोपहर एक विशेषज्ञ फॉरेंसिक टीम विक्रम सिंह के घर पर थी। बाहर से घर बहुत साफ सुथरा दिख रहा था, जैसे कि यहां कभी कोई भयानक अपराध हुआ ही न हो। हत्यारे के पास सभी निशान मिटाने के लिए लगभग 1 महीना था, लेकिन अपराध, चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों न छिपाया जाए, पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, खासकर फोरेंसिक विज्ञान की नज़रों से। तलाशी टीम ने 2 सबसे संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, बेडरूम और बाथरूम। सामान्य रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब पर्दे खींचे गए, बत्तियां बंद कर दी गईं और सतहों पर ल्यूमिनॉल घोल का छिड़काव किया गया, तो अंधेरे में एक भयानक सच्चाई सामने आई। बेडरूम में बिस्तर के पीछे की पूरी दीवार एक अजीब नीली, हरी रोशनी से चमक उठी।
प्रकाशधारियों और धब्बों के रूप में स्पष्ट था। एक बहुत बड़ी मात्रा में खून के निशान जो दीवार पर छिड़के गए थे और फिर साफ कर दिए गए थे। फर्श पर, हालांकि साफ टाइलों से ढका हुआ था, टाइलों के बीच के जोड़ों में अभी भी नीली चमक दिखाई दे रही थी, जो एक खून के तालाब की तस्वीर बना रही थी जो कभी वहां मौजूद था। लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाली जगह बाथरूम के अंदर थी। पूरा फर्श और विशेष रूप से नाली का मुंह एक गहरी नीली रोशनी से चमक रहा था। यह दर्शाता था कि यही वह जगह थी जहां हत्यारे ने सबसे बर्बर काम किया था, खून धोना और शायद पीड़ितों के शवों को काटना भी। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों ने सावधानीपूर्वक नाली के पाइप को खोला और अंदर, गंदगी की परत के बीच, उन्हें बहुत छोटे कार्बनिक टुकड़े मिले। विशेष रूप से उन्हें हल्के पीले रंग के कुछ वसा ऊतक के टुकड़े मिले। एक अकाट्य प्रमाण कि मानव शरीर के अंगों को यहां संसाधित किया गया था। ल्यूमिनॉल परीक्षण के परिणामों को दर्ज करने वाली तस्वीरें और वीडियो एकत्र किए गए नमूनों के साथ एक ठोस सबूत बन गए, जिसने विक्रम सिंह के इस झूठ को पूरी तरह से तोड़ दिया कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस घर में एक खूनी नरसंहार हुआ था। शाम को पूछताछ कक्ष में एसपी अर्जुन सिंह दाखिल हुए। इस बार उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस चुपचाप मेज पर, विक्रम सिंह के ठीक सामने, बड़े आकार में छपी कई रंगीन तस्वीरें रख दीं। ये तस्वीरें उसके घर पर हुई जांच के परिणामों की थीं। ये तस्वीरें उन भूतिया नीली, हरी धारियों की थीं, उन अदृश्य खून के धब्बों की थीं जो विज्ञान की रोशनी में सामने आ गए थे, और नाली से निकाले गए वसा ऊतकों की तस्वीरें भी थीं। विक्रम, एसपी सिंह ने कहा, उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, यह तुम्हारे झगड़े के बाद बचा हुआ है। हमें नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी और रोहन इतना खून और अपने शरीर के हिस्से तुम्हारे घर में छोड़कर जा सकते थे। अब क्या तुम हमें असली कहानी बताना चाहोगे? विक्रम सिंह ने उन तस्वीरों को घूर कर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झूठ की जो दीवार इतनी मेहनत से खड़ी की थी, वह अंततः अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों के सामने पूरी तरह से ढह गई। वह जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। अपने ही घर के खूनी मंजर की तस्वीरों का सामना करते हुए विक्रम सिंह जानता था कि अब किसी भी इनकार का कोई मतलब नहीं है। एक बेचारे पति का नकाब उतर चुका था और उसका असली चेहरा, दो लोगों के हत्यारे का चेहरा, सामने आ गया था। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपना सिर उठाया। उसकी निर्जीव आंखें जांचकर्ताओं को देख रही थीं और फिर उसने कबूल करना शुरू कर दिया। उसका कबूलनामा एक दुखद कहानी थी, एक पारिवारिक त्रासदी जो धोखे से शुरू हुई और एक अनियंत्रित गुस्से पर समाप्त हुई। एक ऐसा गुस्सा जिसने एक मेहनती आदमी को एक शैतान में बदल दिया। विक्रम ने बताया कि उसका जीवन काम और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर था जिसकी नौकरी बहुत कठिन थी। उसे अक्सर हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता था। उसने यह सब त्याग केवल एक इच्छा के साथ स्वीकार किया था कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को एक आरामदायक जीवन दे सके। लेकिन उसकी लगातार अनुपस्थिति ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया था जिसे भरा नहीं जा सकता था। उसने पड़ोसियों से अपनी पत्नी के बारे में अफवाहें सुननी शुरू कर दीं कि जब वह दूर होता है तो उसके पड़ोसी रोहन कुमार के साथ असामान्य रूप से घनिष्ठ संबंध होते हैं। शुरुआत में उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन शक का बीज एक बार बो दिया जाए तो वह चुपचाप अंकुरित होता है। उस यात्रा पर उसने एक दिन पहले बिना बताए घर लौटने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह अपनी पत्नी को एक सुखद आश्चर्य देगा, लेकिन आश्चर्य उसी के लिए था। उस रात विक्रम ने कर्कश आवाज में कहा। उसके हथकड़ी लगे हाथ इतने कसकर भींचे हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। मैं लगभग आधी रात को घर पहुंचा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, अपनी पत्नी और बच्चे को गले लगाने के इरादे से, लेकिन जब मैं बेडरूम के पास से गुजरा तो मैंने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जो नहीं सुननी चाहिए थीं। वह रुका, एक गहरी सांस ली, जैसे उस भयानक क्षण को फिर से जी रहा हो, और मैंने वह दृश्य देखा। मेरी पत्नी और वह पड़ोसी मेरे ही बिस्तर पर एक साथ थे, पूरी तरह से नग्न। एक पल में उसकी पूरी दुनिया ढह गई। दर्द, आक्रोश, धोखे और अपमान की भावना एक अनियंत्रित गुस्से में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन था। उसने अपनी ट्रक की टूलकिट से एक हथौड़ा उठाया और बेडरूम में वापस घुस गया। रोहन कुमार ने उसे हथौड़े के साथ देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने अपने उन्माद में उसके सिर पर कई वार किए। प्रिया ने यह भयानक दृश्य देखा और चिल्लाई, फिर अपने पति के पैरों में गिरकर रोने और भीख मांगने लगी। लेकिन उस समय विक्रम के लिए वह भी एक धोखेबाज थी, सभी पापों का स्रोत। उसका गुस्सा अपनी पत्नी पर भी उतरा और उसने उसी हथौड़े से उस महिला की भी जान ले ली जिसे वह कभी खुद से ज्यादा प्यार करता था। अपराध करने के बाद जब उसका उन्माद शांत हुआ तो वह दो लाशों और खून के तालाब के बीच बैठ गया।
भय और भ्रम ने उसे घेर लिया। उसने आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर बगल के कमरे में सो रहे अपने छोटे बेटे की छवि ने उसे रोक लिया। वह बहुत छोटा है। वह रोया, अगर मैं जेल चला गया तो उसे कौन पालेगा? वह अनाथ हो जाएगा। इसी विचार ने उसे एक गुस्सैल हत्यारे से एक गणनात्मक, ठंडे खून वाले शैतान में बदल दिया। उसने फैसला किया कि उसे हर कीमत पर अपने अपराध को छिपाना होगा। उसने दोनों लाशों को बाथरूम में घसीटा। उसने उस पूरी रात और अगले दिन अपने बेटे को अपने दादा दादी के घर भेजने के बाद एक बर्बर काम किया। उसने रसोई के चाकुओं का इस्तेमाल करके दोनों शवों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उसने दर्जनों बड़े काले प्लास्टिक के थैले खरीदे। उसने शरीर के अंगों को थैलों में डाला और आधी रात का इंतजार किया। जब घना अंधेरा था तो उसने अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके एक एक करके थैलों को एक सुनसान नदी के किनारे ले जाकर फेंक दिया। उसे विश्वास था कि नदी उसके अपराध को हमेशा के लिए बहा ले जाएगी और दफन कर देगी। विक्रम सिंह के कबूलनामे ने पूरे मामले को समाप्त कर दिया। बाद में जिला न्यायालय में मुकदमा चला। अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों और हत्यारे के कबूलनामे के आधार पर विक्रम सिंह को कानून की सबसे कठोर सजा का सामना करना पड़ा। अदालत ने माना कि आरोपी का कृत्य विशेष रूप से गंभीर था। यद्यपि इसका मूल कारण पारिवारिक विवाद और पीड़ित के धोखे से उपजा था, लेकिन दो लोगों की जान लेना और फिर क्रूरता से शवों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना अक्षम्य था। अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह को 4 हरहरा सजा, मृत्युदंड सुनाई। इस मामले से हम विवाहेतर संबंधों के भयानक विनाशकारी प्रभाव को देखते हैं। यह न केवल एक परिवार की खुशी को नष्ट करता है, बल्कि यह एक सज्जन व्यक्ति को एक शैतान में भी बदल सकता है, जिससे ऐसे अपराध हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईर्ष्या और अपमान का गुस्सा एक ऐसी आग है जो सभी तर्क और मानवता को जला सकती है। यह मामला भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता और क्षमा या एक सभ्य समाधान के बजाय हिंसा चुनने के परिणामों के बारे में एक दर्दनाक सबक है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी केवल 2 लोगों की मौत और एक अपराधी का दंड नहीं है, बल्कि एक निर्दोष बच्चे का दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य है। एक बच्चा जिसने एक ही रात में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। एक ऐसी त्रासदी के कारण जिसकी जड़ें उन्हीं लोगों के धोखे में थीं जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था।